लास्ट लेक्चर में हमने एक रूल ये देखा था कि कोई भी प्लैनेट जब कोई भी घर में जाता है, बैठता है, तो वो वहां पे अपने कारक तत्वों को ऐड कर देता है उस घर के अंदर। आज हम सेकेंड रूल के बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी प्लैनेट जिस घर में जाता है उस घर के अंदर कारक तत्वों के साथ साथ में वो और क्या ऐड करता है? Planet will add the significations of the house which it is ruling in the house in which it is placed. अभी मैं आपको कुंडली के एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको ये प्रिंसिपल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। अब ये एक कुंडली है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, मैं कुछ कुछ पूछूंगा आपको। ये कौन से लगन की कुंडली है? धनु। धनु, वेरी गुड। हमने क्या देखा? प्लैनेट कोई भी घर में जब बैठेगा, कोई भी घर के अंदर वो होगा तो अपने कारक तत्वों को ऐड करेगा। उसी के साथ साथ में वो जिस घर में जाएगा, जिस घर में बैठेगा, उस घर के अंदर वो क्या ऐड करेगा? उस घर, वो जिस घर का स्वामी है, वो जिस घर का रूलर है, उसकी क्वालिटी भी, उसके सिग्निफिकेशंस भी उसके अंदर ऐड करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये कुंडली है, वो यही सेम कुंडली मैंने यहां पर ड्रॉ की है। यहां पर आप देख सकते हो थर्ड हाउस में मून है, मून, ठीक है। तो अब बताइए मून इस कुंडली के अंदर कौन से घर का स्वामी है? सेकंड राशि के नहीं हाउस। मून इस कुंडली में कौन से घर का स्वामी है? तीसरे थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में तो बैठा है, स्वामी नहीं है। अच्छा, तो 7 दृष्टि जिसकी पड़ेगी वो नहीं, दृष्टि होगा तो मैं दृष्टि वर्ड बोलूंगा। अच्छा, तो मून कौन? मून का घर कौन सा है इसमें से, ये कुंडली में, वो बताइए। अच्छा, मून की राशि कौन सी, पहले वो बोलो। मून की थर्ड कर्क। कर्क राशि। कर्क राशि ये कुंडली में कौन से घर में है? अच्छा, 8 हाउस में, ओके, बराबर है। अब क्या हो गया? मून यहां पर बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है। मून ये जो 8वें घर का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है, वो जाकर कहां पर बैठ गया? थर्ड हाउस में। एक्चुअली मून किस घर का स्वामी है? यहाँ पे 8 हाउस का, लेकिन उसकी प्लेसमेंट वो जाकर बैठा कहां पर है? थर्ड हाउस में बैठा है। अब थर्ड हाउस किस चीज का है? छोटे भाई बहन का है। तो छोटे भाई बहन के हिसाब से अगर मैं कारक तत्वों को यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन करूं तो क्या होगा? मेरा छोटा भाई या मेरा छोटी बहन या ये कुंडली जिस भी व्यक्ति की है, उसका छोटा भाई या तो इमोशनल होगा, उसका मूड स्विंग होगा, उसको घूमने फिरने का शौक होगा, उसकी जो स्किन है वो फेयर हो सकती है। ये सारे कारक तत्व जो हमने लास्ट टाइम अच्छे से देखे। बट इसके साथ साथ में मून क्योंकि 8वें घर का स्वामी है, वो 8वें घर की क्वालिटी यहां पर ऐड करेगा। इसका मतलब ये व्यक्ति का 8वां घर किस चीज का है? पीड़ा का। 8वां घर किस चीज का है? सीक्रेट्स का। इसका मतलब ये व्यक्ति के छोटे भाई का नेचर सीक्रेटिव रहेगा। इमोशनल तो रहेगा वो कारक तत्वों के हिसाब से, लेकिन अब क्या हो गया? सीक्रेटिव भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये व्यक्ति का छोटा भाई हमेशा कोई ना कोई दुख, दर्द, पीड़ा या तकलीफ में रहेगा। क्यों? क्योंकि 8वें घर का स्वामी जाकर कहां पर बैठ गया? छोटे भाई के घर में बैठ गया। आया समझ में? तो कारक तत्व तो लेना ही लेना है। अब साथ साथ में उसकी रूलरशिप, उसकी लॉर्डशिप, इसको क्या बोलते हैं? रूलर। रूलर यानी स्वामी, राज करने वाला, रूल करने वाला। तो कौन से घर का, कौन से ऊपर, कौन से प्लैनेट का कौन से घर के ऊपर रूलिंग है, वो हमें इस तरीके से पता चलता है। तो कारक तत्व के साथ में वो अपनी क्वालिटी को भी ऐड करेगा। अब इसी के साथ में ये देखिए, 8th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, ये सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको समझाया। 8th लॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं? 8th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। और थोड़ा सिंपल में बोलना है तो ये भी बोल सकते हो 8वें घर का स्वामी जाकर बैठा थर्ड हाउस में। या सिंपल है 8th लॉर्ड सिटिंग इन द थर्ड हाउस, तो उसका मीनिंग एक ही हुआ। अच्छा, ये जो घर है, तीसरा घर, वो ये अपने नेबर का भी घर है। तो नेबर भी, ये व्यक्ति का नेबर जहां पर भी ये व्यक्ति रहेगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ा सहन करेगा, कोई ना कोई पीड़ा के अंदर वो होगा। क्योंकि ये जो पीड़ा का गुण है
पीड़ा का हाउस है उसका रूलर है मून, और वो उसने यहाँ पर अपनी क्वालिटी ऐड कर दी। कारक तत्वों के साथ साथ में उस घर के सिग्निफिकेशन को भी उसने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं हम 10th हाउस किस चीज का होता है? बिजनेस, प्रोफेशन, कर्म। 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है देखो इसमें, सैटर्न एंड जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं। अब देखो रूलरशिप, लॉर्डशिप, स्वामी, शनि ये कुंडली में कौन से घर को रूल कर रहा है और जुपिटर ये कुंडली में कौन से घर को रूल कर रहा है, बताओ पहले। शनि के पास कौन से घर है, जुपिटर के पास कौन से घर है? शनि के पास अपना धनु और मीन। नहीं, मेरा सवाल ध्यान से सुनो। ये कुंडली में शनि के पास कौन से घर है, जुपिटर के पास कौन से घर है? शनि की 2 राशि कौन सी? तो वही ना, धनु। हाँ, शनि की 2 राशि मकर और मीन। मकर एंड कुंभ। शनि मकर एंड शनि की 2 राशि मकर एंड कुंभ, लेकिन मकर एंड कुंभ राशि ये कुंडली में 2nd हाउस में और 3rd हाउस में आ रहा है। इसका मतलब शनि के पास कौन से 2 घर है? 2nd एंड 3rd। जुपिटर ये कुंडली में, अब इसी तरीके से बताओ, जुपिटर ये कुंडली में कौन से घर का लॉर्ड है, कौन से घर का स्वामी है? धनु और मीन। तो धनु नहीं। हाँ, जुपिटर धनु एंड मीन का स्वामी है। अब धनु एंड मीन यहाँ पर कौन से घर में आ रहा है? 12th और 9th ना। हाँ, तो 9th यानी 1st हाउस में और 12th यानी 4th हाउस में। 4th हाउस में। इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति अगर कारक तत्व के एंगल से मैं बात करूं तो ये व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर बहुत ही फोकस एंड डिसिप्लिन होगा। सैटर्न बैठा है 10th हाउस में। ये व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर एथिक्स को प्रॉपर फॉलो करेगा क्योंकि जुपिटर बैठा है 10th हाउस में। ये तो हो गए उसके कारक तत्व। अब ये व्यक्ति कौन सा बिजनेस एंड प्रोफेशन कर सकता है? सैटर्न से जुड़ा हुआ, जुपिटर से जुड़ा हुआ कारक तत्व के हिसाब से, और हाउसेस के एंगल से, लॉर्डशिप के हिसाब से 2nd हाउस, 3rd हाउस, 1st हाउस एंड 4th हाउस। तो ये क्या हो गया, ये दोनों प्लैनेट ने अपने जो कारक तत्व के साथ साथ में जो अपने सिग्निफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड कर दिए। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये वास्तु में काम कर रहा है। ये व्यक्ति ने कमीशन का काम किया इंश्योरेंस के अंदर। 2nd हाउस फैमिली बिजनेस का है एंड 1st हाउस जो है वो ट्रेनिंग का या सेल्फ का है। तो ये चारों से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस प्रोफेशन ये व्यक्ति कर सकता है। अब ये रैंडमली मैंने कोई भी कुंडली ले ली, सिंह लगन की कुंडली मैंने ले ली, ठीक है। अब ये रैंडमली सिंह लगन की कुंडली है। अब हम ये पॉइंट को स्टडी करेंगे। 6th लॉर्ड इन दी 7th हाउस। अब ये कुंडली का 6th लॉर्ड कौन है? अभी जब मैं पूछूं 6th लॉर्ड कौन है तो आपको क्या सोचना है मन के अंदर? 6th हाउस में कौन सी राशि है? मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि। इसके लिए ये कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि। ठीक है। अब क्या है देखो, 6th लॉर्ड इन दी 7th हाउस, छठे घर का स्वामी जाकर बैठ गया 7th हाउस में। ये क्या लिखा है? 6th लॉर्ड इन दी 7th हाउस। तो क्या होगा? देयर विल बी टू मच चैलेंजेस इन द मैरिड लाइफ। क्यों? क्योंकि 6th हाउस किस चीज का है? चैलेंजेस का। चैलेंजेस वाली क्वालिटी शनि अपने साथ 7th हाउस में लेकर गया। तब 2 प्रेडिक्शन बनेंगे कारक तत्व के हिसाब से। ये व्यक्ति की जो वाइफ है, ये व्यक्ति की वाइफ या तो डिसिप्लिन होगी, फोकस होगी या आलसी होगी। और प्लेसमेंट के और लॉर्डशिप के हिसाब से छठे घर का स्वामी है, 7वें में बैठा है, तो छठे घर की चैलेंजेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिजीज, बीमारी, वो सारा वो एक कुंडली में 7th हाउस में साथ में लेकर जाएगा। तो ये व्यक्ति की वाइफ बीमार भी हो सकती है, झगड़ालू हो सकती है, डिजीज से ग्रसित हो सकती है, हमेशा बीमार रहेगी।
इन लोगों की मैरिड लाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा रहेंगे। इस तरीके से हमें इसको जज करना है। पहले कारक तत्व सिर्फ लेते थे, अभी हमको रूलरशिप और लॉर्डशिप भी लेनी है इसके साथ में। मिथुन लगन की कुंडली है, ठीक है। अब ये पॉइंट को हम स्टडी करेंगे। 12th लॉर्ड इन दी सेकेंड हाउस, यानी कि जुपिटर यहां पर 12th लॉर्ड इन दी सेकेंड हाउस, यहां पर शुक्र बैठा है और मंगल बैठा है। शुक्र ये कुंडली के अंदर कौन से घर का स्वामी है? लॉर्डशिप कौन सी है शुक्र के पास? तुला एंड वृश्चिक नहीं, शुक्र ना सेकंड है, मेष ऋषभ एंड तुला। ऋषभ एंड तुला, तो ऋषभ एंड तुला ये कुंडली में कौन से घर में आ रहे हैं? ऋषभ 11th हाउस में। देखो देखो ध्यान से देखो, ऋषभ तो इधर देखो, ऋषभ राशि ये कुंडली में कौन से घर में आ रही है? सिंपल, ऋषभ राशि ने सेकंड राशि में, तो सेकंड राशि 11th हाउस में છે, 12th हाउस में છે। सॉरी 12th हाउस, सॉरी 12th हाउस, तुला राशि है 5th हाउस में। तो ये कुंडली में शुक्र के पास लॉर्डशिप कौन सी है? अभी इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? कोई भी मिथुन लगन की कुंडली होगी उसमें शुक्र हमेशा 12th एंड 5th हाउस का ही स्वामी बनेगा। अच्छा, इसीलिए मैंने ये लगन की कुंडली आपको बना कर दी है। खाली फर्क क्या पड़ेगा, किसके साथ में बैठा होगा, कौन देख रहा होगा, कोई किसका दृष्टि कर रहा होगा, वो फर्क पड़ेगा। लेकिन मान लो कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पर नहीं है, आपको सिंपल कुंडली स्टडी करनी है लगन के हिसाब से, तो हमेशा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो मिथुन लगन का होगा उसका हमेशा 5th हाउस एंड 12th हाउस शुक्र के पास ही होगा। अच्छा, शुक्र ही उसको रूल करेगा, उसकी लॉर्डशिप शुक्र के पास ही होगी, ये फिक्स्ड है। ओके, तो आगे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर रहेगा। तो अभी यहाँ पर शुक्र के पास है 12th हाउस एंड शुक्र के पास है 5th हाउस। उसी तरीके से बैठा है मंगल सेकंड हाउस में। पहले ये समझ लो फिर प्रेडिक्शन समझाता हूं। मंगल बैठा है सेकंड हाउस में। अभी बताओ मंगल के पास कौन से घर की लॉर्डशिप है? लॉर्डशिप बोलो, रूलरशिप बोलो, स्वामित्व बोलो, सबका मीनिंग एक ही है। मेष एंड तू बोल से मना जी, मेष ने कन्या, क्या है मेष ने कन्या, मेष एंड वृश्चिक राशि मंगल के पास है। मेष राशि यहाँ पर 11th हाउस में है, वृश्चिक राशि यहाँ पर 6th हाउस में है। तो मंगल के पास कौन से घर की रूलरशिप आ गई, लॉर्डशिप आ गई? 11th एंड 6th। अब सेकेंड हाउस इनकम का है। ये व्यक्ति की इनकम कौन से घरों से आ सकती है? तो ये 12, 5, 11 एंड 6th हाउस से आ सकती है। 6th हाउस जॉब का है, आप जॉब करते हो, इनकम आती है जॉब से। 12th हाउस घर से दूर का है, आपकी इनकम घर से दूर वाले सोर्सेज से आ रही है। आपका जन्मस्थल गुजरात में है, आप यहाँ पर महाराष्ट्र में हो। सेकेंड हाउस इनकम का है, आ रही है इनकम। और जब तक सेकेंड हाउस में 12th लॉर्ड बैठा है, तो ये व्यक्ति जब तक घर से दूर नहीं जाएगा उसका इनकम ठिकाना नहीं होगा, इनकम की स्टेबिलिटी नहीं होगी। जैसे ही अपने घर से दूर जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी इनकम की स्टेबिलिटी आते जाएगी। ये हुआ है आपके साथ? उसी तरीके से 5th हाउस लर्निंग का है, 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है, तो उससे भी आपकी इनकम आ सकती है। उसी तरीके से 11th हाउस फैमिली सोशल सर्कल, तो उसमें जितना आप कनेक्टेड रहोगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। 11th हाउस एनजीओ है, तो वो सारे चीजों से कनेक्टेड आपकी इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। सेकेंड हाउस इज द सोर्स ऑफ इनकम। उसमें जो भी प्लैनेट बैठा है वो जो घरों को रूल कर रहा है वो अपने सिग्निफिकेशन इसमें ऐड कर देगा। जैसे हमने लास्ट टाइम कारक तत्वों में क्या देखा था, वाणी कैसी रहेगी? वाणी मीठी भी रहेगी, तीखी भी रहेगी, वो कारक तत्व था। लेकिन अब यहां पर इनकम की बात हो रही है, तो इनकम के एंगल से क्या कह सकते हैं? मंगल है तो वास्तु, वीनस है तो ब्यूटी पार्लर, उससे जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ये घरों से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी, जब आप डिटेल में जब कुंडली स्टडी करेंगे तो पहली प्रायोरिटी घरों को देनी है, उसके साथ में फिर कारक तत्वों को देनी है। अभी जैसे आगे वाली कुंडली में देखा था सैटर्न था, आगे वाली कुंडली में यहां पे
सैटर्न था, कमीशन का हाउस, थर्ड हाउस कमीशन का है, सैटर्न यहां पर लेकर बैठा है, तो थर्ड हाउस का कमीशन वो तो बराबर है, मतलब कमीशन जो है वो थर्ड हाउस से कनेक्टेड है, वो तो बराबर, लेकिन कौन से फील्ड से कमीशन आना चाहिए? तो शनि से जुड़े हुए फील्ड से कमीशन आना चाहिए अगर कारक तत्व से पकड़ना है। शनि क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर 14 साल काम किया ये व्यक्ति ने। आई बात समझ में? एक एक चीज आप पकड़ सकते हो, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, घाई घाई कोई चीज की करनी नहीं है, एक एक चीज पकड़ोगे तो आराम से आप पहुंच सकते हो। तो अब समझ में आया? हाँ। अब इसी तरीके से सेम यही कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ यानी कर्क, तो मून। मून। अब मान लो मून यहां पर हो तो पहले क्या था, ध्यान से समझ लेना, पहले क्या था? 12वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में आ गया, अब क्या हो गया? सेकंड घर का स्वामी 12वें में चला गया। अब प्रिडिक्शन सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। 12th हाउस खर्चे का है, सेकंड हाउस फैमिली का है, आपका खर्चा आपकी फैमिली के पीछे होता है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, सेकंड हाउस पैसों का है, तो आपका इन्वेस्टमेंट आपकी फैमिली के नाम से हो सकता है। घूमने फिरने का वो चंद्र के कारक तत्व के हिसाब से आप बोल सकते हो। यहां पर लॉर्डशिप की हम बात कर रहे हैं। एक हो गया सोर्स ऑफ इनकम में 12th हाउस आ गया, एक हो गया 12th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम चला गया। बात वही है, कनेक्शन 2 और 12 का ही है, लेकिन प्रिडिक्शन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में? अभी देखो उसी तरीके से फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, तो फोर्थ लॉर्ड यानी कि कोई भी कुंडली में चौथे घर का स्वामी 10वें घर में जाकर बैठ जाएगा, तो 10वां घर कर्म का है एंड चौथा घर वास्तु का है, रियल एस्टेट का है, तो वो व्यक्ति वास्तु एंड रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। देखो, पर्सन कैन वर्क एज अ वास्तु कंसल्टेंट इन और इन रियल एस्टेट। लेकिन वहीं पर 10वें घर का स्वामी चौथे घर में जाकर बैठ जाए तो पर्सन मदर कैन बी स्टेटस ओरिएंटेड और ऑथोरिटेटिव, क्योंकि 10th हाउस किस चीज का है? स्टेटस का है, ऑथोरिटी का है। वहां पर वो मदर के घर में चला गया, यहां पर फोर्थ लॉर्ड 10th में चला गया। इस तरीके से आपको इसको समझना है। अभी देखो सिक्स्थ लॉर्ड इन दी 9th हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड चैलेंजेस का है, 9th हाउस भाग्य का है, सिक्स्थ लॉर्ड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है। तो क्या होगा? सिक्स्थ लॉर्ड इन दी 9th हाउस मतलब देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद फादर। अगर सिक्स्थ लॉर्ड 7th हाउस में जाता है तो हम क्या कहते हैं? हस्बैंड या वाइफ के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। लेकिन यहां पर सिक्स्थ लॉर्ड चला गया फादर के घर में, तो फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और उससे रिवर्स सिचुएशन कि 9वें घर का स्वामी 6ठे घर में आकर बैठ जाए, 9वां घर भाग्य का है, 6ठा घर एम्प्लॉइज का है या चैलेंजेस का है। तो देखो 9th लॉर्ड इन दी 6th हाउस का मतलब क्या? लक इज कनेक्टेड एंड एक्टिवेटेड थ्रू एम्प्लॉय। 6ठा घर एम्प्लॉय का है, 9वें घर का स्वामी वहां पर आकर बैठ गया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो स्वामी जो, हाँ मिक्सअप हो रहा है, स्वामी जहाँ पे बैठेगा वो किन्ने का, वो बराबर समझना मेरा मिक्स हो रहा है। अब मैं कोई भी ले रहा हूं, चलो कुंभ लगन मैंने ले लिया। अब ये किसी की भी कुंडली होने दो, अगर ये व्यक्ति दुनिया में कुंभ लगन का व्यक्ति है तो उसके हमेशा 6th हाउस को चंद्रमा ही रूल करेगा, 7th हाउस को सूर्य ही रूल करेगा, 11th हाउस को धनु यानी कि जुपिटर ही रूल करेगा। ये 12 के 12 घर लगन के हिसाब से तो फिक्स है, ये हमेशा कोई भी लगन में याद रख लेना है, हमेशा के लिए। इसीलिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के दे दिया। अब यहां पर अपना ये जो पॉइंट है वो क्या है? 6th एंड 9th वाला। एक है ये सिचुएशन कि यहां पर 6ठे घर का स्वामी मून जो है वो बैठा है 9th हाउस में, 9वें घर का स्वामी शुक्र जो है वो बैठा है 6th हाउस में।
दोनों ने कनेक्शन कौन सा बनाया? 6 और 9 का कनेक्शन बन गया। 6th हाउस एंड 9th हाउस का कनेक्शन बन गया। लेकिन प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? 9th हाउस फादर का है, 6th हाउस चैलेंजेस का है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है। जब चंद्रमा यहां पर जाएगा 9th हाउस में तो क्या होगा? फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। उस घर के ऊपर फोकस करो, वो घर के ऊपर क्या इफेक्ट होगी वो चेक करो, तो तुरंत पकड़ सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है? अब ये शुक्र जो कि 9th लॉर्ड है वो आ गया 6th हाउस में। अब मैंने क्या बोला? घर को फोकस करो। 6th हाउस किस चीज का है? एम्प्लॉइज का। 9th हाउस किस चीज का है? भाग्य का। तो ये व्यक्ति का भाग्य अपने एम्प्लॉइज के साथ में जुड़ गया। कभी होता है मालूम है, कोई व्यक्ति के बिजनेस ऑफिस में कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आता है या घर के अंदर कोई एक डोमेस्टिक हेल्प ऐसे आता है तो कंटिन्यूस उसका फिर ग्रोथ होते रहता है। और अगर वो छोड़ के चला जाता है वो व्यक्ति तो सडनली एक डाउनफॉल भी आता है, या जो हिसाब से स्मूथनेस में चल रहा होता है या चल रहा होता था वो नहीं होता है। तो ये जब अपने एम्प्लॉय 6 और 9 का कनेक्शन हो तो ये चीज होती है। घर के विथ रिस्पेक्ट टू वो प्लैनेट क्या सिग्निफिकेशन ऐड कर रहा है आपको उसको पकड़ना है। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, यानी कि ये व्यक्ति के बिजनेस और कर्म के ऊपर पहले घर के स्वामी का प्रभाव आ गया, फर्स्ट हाउस से जुड़ गया। तो ये व्यक्ति ट्रेनिंग के बिजनेस के अंदर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस ट्रेनिंग का है, इटसेल्फ का है, व्यक्ति से खुद से जुड़ा हुआ है, और 10th हाउस कर्म का है। लेकिन यहां पर अच्छा एक और कह सकते हैं, ये व्यक्ति पूरा दिन काम 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 करते रहेगा, क्योंकि लग्न लॉर्ड सेल्फ खुद जाकर बैठा है 10th में, और ये 10th लॉर्ड बैठा है लगन में। तो 10th लॉर्ड क्या है? अथॉरिटी, स्टेटस। तो ये व्यक्ति को हमेशा अपनी स्टेटस के बारे में फिक्र रहेगी, ये हमेशा ये व्यक्ति अथॉरिटेटिव होगा। अब अथॉरिटेटिव होगा, उसके साथ साथ में मंगल से प्रेडिक्शन क्या करोगे? अथॉरिटेटिव तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में एग्रेसिव भी होगा, साथ में गुस्से वाला भी होगा। ये व्यक्ति जब 10th फर्स्ट लॉर्ड सैटर्न जब 10th में बैठा है तो ये व्यक्ति हमेशा पूरा दिन काम 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 करते तो रहेगा, लेकिन काम के साथ में वो डिसिप्लिन भी होगा, फोकस भी होगा। शनि का कारक तत्व और उसकी लॉर्डशिप, उसी तरीके से मंगल का कारक तत्व और उसकी लॉर्डशिप। कन्या लगन की कुंडली है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का है। 9th हाउस में बैठा है मंगल एंड केतु, ठीक है। मंगल के पास लॉर्डशिप कौन से घरों की है? मेष और वृश्चिक मंगल की दोनों राशि। अब वो दोनों राशि ये कुंडली में कौन से घर में आ रही है? मंगल नहीं, यानी फर्स्ट और एक नंबर राशि शांति से, 1 नंबर राशि 8वें घर में, 8 नंबर राशि तीसरे घर में, यानी इसके पास मंगल के पास लॉर्डशिप कौन सी हो गई? 3rd हाउस एंड 8th हाउस की। 9th हाउस किस चीज का है? हायर एजुकेशन का। तो ये व्यक्ति हायर एजुकेशन चाहे तो कर सकता है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में उसको हायर एजुकेशन करना है? 8th हाउस से जुड़ा हुआ या फिर 3rd हाउस से जुड़ा हुआ। एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस में है, हायर एजुकेशन है, हो गया। कैसे काम करता है समझ में आया? जिंदगी में आपको कभी भी हायर एजुकेशन लेना हो तो आपको 8th हाउस एंड 3rd हाउस से कनेक्टेड ही लेना है। उसके सिवा कोई भी लोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, उसके सिवा कुछ भी हायर एजुकेशन लोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और आपने अगर जीवन में अगर पहले सोच लेना, काफी बार सोचा होगा, ट्राई किया होगा और कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या और कोई सब्जेक्ट में, तो आपका वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप ये 8th हाउस से जुड़े हुए सब्जेक्ट में आ गए तो वो आपका फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। और ये जो मैं सारी चीजें बोल रहा हूं वो एक्चुअली पिक्चर में कब आती है? एग्जैक्टली जब वो समय की, यानी कि वो ग्रहों की दशा आती है तब वो चीज होती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। दशाओं के आने से पहले कुछ होता नहीं है। हम यहाँ पर सारी प्रिडिक्शन देख सकते हैं, लेकिन उसकी इफेक्ट हमें हमारे जीवन में देखने को कब मिलती है? जब वो दशा आएगी तब हमें देखने मिलती है। क्लियर पिक्चर? अच्छा, हायर एजुकेशन के घर में केतु बैठा है, केतु भी एस्ट्रोलॉजी का कारक है।
तो आपको हायर एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी के सिवा लोगे तो मेल ही नहीं खाएगा। और जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा तो देखो ऑटोमेटिक आप आ गए ये फील्ड में। अब आपको पता है आपकी दशा कौन सी चल रही है, दशा मंगल की ही चल रही है, इसलिए आप आए हो। पहले कोई भी दशा चल रही थी उसमें ये कनेक्शन एक्टिव नहीं हो रहा था। जैसे ही मंगल की महादशा आई ये कनेक्शन एक्टिव हुआ और आपके मन में ये सारी चीजों के ख्याल 2023 के बाद आना शुरू हो गए। जी हाँ जी, आपने किया तब से। नवंबर 2023 के बाद में ये विचार ये ख्याल आपके मन में आना शुरू हो गए, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है। फिर पहले तो कुछ ऐसा सवाल, फिर ऐसे आया होगा कि नहीं एस्ट्रोलॉजी सीखती हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ। ये सारे विचार कौन लाता है? दशाएं हमारे मन के अंदर विचार लाती है। और जैसे ही मंगल की महादशा आई उसने कॉम्बिनेशन कौन सा एक्टिव किया? एक तो नौवे घर को एक्टिव किया, साथ में केतु बैठा है, मंगल की लॉर्डशिप में 8th हाउस है, 3rd हाउस है, फटाक से एक्टिव हो गया और आप ये फील्ड में आ गए। अब यहां पर जुपिटर बैठा है 8th हाउस में। जुपिटर के पास कौन से घर की लॉर्डशिप है बताओ? एक तो मीन, धनु, मीन एंड धनु, ये दोनों राशि जुपिटर की। अब ये दोनों राशि यहां पर कौन से घर में आ रही है? 9वां और 12वां, तो एक 7th में है, हम्म। 12th वाला, और 9th तो है ही है। 9th नहीं बोलना है, 9 नंबर की राशि चौथे घर में। अच्छा, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। नहीं, 9 3rd नंबर नंबर चाहिए। जब भी मैं ये पूछता हूं ना तो आपको सिंपल ध्यान क्या रखना है कि जो भी सवाल पूछा है, जो भी सवाल पूछा है जुपिटर की लॉर्डशिप, तो पहले याद कर लो जुपिटर की 2 राशि कौन सी, 9 नंबर 12 नंबर, मन में याद कर लो। सीधा ये दिमाग चलाओ कि 9 नंबर की राशि कौन से घर में है? 4th हाउस में, तुरंत लिख लो। 12 नंबर की राशि कौन से में? 7 में, तुरंत लिख लो, बस हो गया। तो जुपिटर के पास लॉर्डशिप है 4th एंड 7th की। अभी 8th हाउस जो है वो किस चीज का है? सीक्रेट का। 8th हाउस है इनहेरिटेंस का। अब ये व्यक्ति को 4th हाउस इनहेरिटेंस में मिल सकता है क्योंकि जुपिटर 4th चौथे घर का स्वामी है। तो यानी आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलने के योग बन रहे हैं। मिली है? अभी तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब वो दशा नहीं आई है अभी तक, समझे आप? बट योग क्या दिखा रहा है? जुपिटर बैठा है 4th हाउस में, बैठा है 8th हाउस में, बैठा है, चौथे घर का स्वामी है, तो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलने के योग है। उसी तरीके से 7th हाउस का भी स्वामी है जुपिटर, ठीक है? 7th हाउस रिलेशनशिप का है, 7th हाउस हस्बैंड का है, 8th हाउस सीक्रेट का है। हस्बैंड का नेचर सीक्रेटिव हो सकता है, मदर का नेचर सीक्रेटिव हो सकता है। अब हस्बैंड का होगा, मदर का होगा, तो वो जो मैंने डिविजनल चार्ट आपको बताया है वो सबसे हम और डिटेल में बाइफरकेट कर सकते हैं। बट इधर से हमें इतना तो समझ में आ जाएगा, आया समझ में? अभी 8वें घर का स्वामी यहां पर बैठा है, वापस देखो 8वें घर का स्वामी बैठा है 9वें घर में। 8वें घर का स्वामी मंगल, हाँ, 1 8 8वें घर का स्वामी मंगल जाकर बैठ गया 9th में। 9वां घर पिताजी का है, 8वां घर पीड़ा का है। आपके फादर के साथ आपके रिलेशन ठीक ठाक रहे एज कंपेयर टू मदर। यस, तो क्या हो गया? ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा अपने साथ कहां पर लेके गया? 9वें घर में लेकर गया, तो उसने उसमें पीड़ा डाल दी। अब वो पीड़ा कोई भी तरीके से हो सकती है। 9th हाउस फादर का है तो फादर से रिलेटेड भी हो सकती है। 9th हाउस उसी तरीके से हायर एजुकेशन का है तो कभी ना कभी हायर एजुकेशन में ब्रेक भी आया होगा। आपको आगे और कोई पढ़ाई करनी होगी, आप नहीं कर पाए होंगे, तो क्या हो गया? 8th हाउस ब्रेक का है, उसने अपनी क्वालिटी डाल दी 9th हाउस में। फिर जब वो दशा आई वापस तो आपको पढ़ने का मौका मिला क्योंकि अभी मंगल एक्टिव है और आप वो सब्जेक्ट के साथ में कनेक्टेड हो जिसमें आपकी कुंडली आपको पढ़ने के लिए कह रही है। अब जाके और कोई सब्जेक्ट पढ़ाई करो, आपका मन नहीं लगेगा। लिख के दे सकता हूं। मून बैठा है मून बैठा है 7th हाउस में। मून कौन से घर का स्वामी है ये कुंडली में? कर्क, तो कर्क 4th वन, तो
11 हाँ 11th, बराबर। 11th हाउस का लॉर्ड जाकर बैठ गया 7th में। 11th हाउस किस चीज का है? सोशलाइजेशन का। 7वां घर है हस्बैंड का। आपके हस्बैंड को सोशलाइज होने का शौक है, उनको पसंद है। बहुत ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन आप बना सकते हो, जितने चाहिए उतने प्रिडिक्शन बना सकते हो। अभी से 2 प्रिडिक्शन निकलते हैं। हस्बैंड का नेचर इमोशनल है, हस्बैंड को घूमने फिरने का शौक है। अब घूमने फिरने का, लेकिन किसके साथ? सोशल सर्कल के साथ घूमने फिरने का शौक है। पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड आपका प्रिडिक्शन मैच होता है। मैंने आपको लॉजिक समझाया है, रट्टा नहीं करवाया। आप लॉजिक समझोगे, लॉजिक पकड़ोगे, कोई भी कुंडली का कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। इलेवेंथ हाउस में बैठा है शनि। शनि के पास कौन से घर की लॉर्डशिप है बताओ? मकर एंड कुंभ। मकर एंड कुंभ। मकर एंड कुंभ उसकी राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि। हाँ। अब लॉर्डशिप कौन से घर की है ये कुंडली में? अच्छा, ये सवाल है। एक मिनट, हाउस बोलना, एक मिनट। मकर यानी 10 एंड 11, तो 1 2 3 4 5th और 6. हाँ 5th और 6th, 10th और 11। 5th एंड 6th बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज का है? गेन्स एंड बेनिफिट का है। तो आपको आपके जीवन में गेन्स एंड बेनिफिट कहां से होंगे? नंबर 1, 6th हाउस से जुड़ा हुआ या 5th हाउस से जुड़ा हुआ आप काम करोगे, या 5th हाउस से और 6th हाउस से आपको गेन्स एंड बेनिफिट होंगे। 5th हाउस संतान का है तो संतान से आपको लाभ हो सकता है। 5th हाउस लर्निंग का है, जितनी पढ़ाई करोगे उतना आपका गेन्स एंड बेनिफिट बढ़ सकता है। 6th हाउस जॉब का है, 6th हाउस डेली रूटीन का है, वो जितना आप फॉलो करोगे आपके गेन्स एंड प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। और वो करने में आपको करना क्या है? एक तो शनि क्या बता रहा है? आपको डिसिप्लिन एंड फोकस रहना है, और जो भी गेन्स एंड प्रॉफिट की प्राप्ति होगी वो धीरे धीरे होगी, स्लोली एंड स्टेडीली होगी। रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। हो गया प्रेडिक्शन।